हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम 8 ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, इंडिया प्रोवाइडेड हाउ मच सम टू श्रीलंका टू फंड देयर श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, SLUDI। करेक्ट, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है श्रीलंका के द्वारा, और इसमें इंडिया यहां पर इनको फंड कर रहा है। करेक्ट, इंडिया के द्वारा ये फंडिंग प्रोवाइड की गई। अभी एक चेक दिया गया है एडवांस में ऑफ कितने अमाउंट का, ये पूछा गया है। तो 450 मिलियन रुपीस का यहाँ पे चेक प्रोवाइड किया गया है टू श्रीलंका, ताकि इनका जो ये श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, इसको फंड किया जा सके। इससे क्या होगा, श्रीलंका का जो हम देख रहे हैं अभी इकोनॉमिक फॉल आ रखा है, उसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है, हम उसके कैसे टैकल कर सकते हैं, उसका यहाँ पे आइडिया मिलेगा। इस यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट से क्या होगा, जो भी आपके डाटा आ जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। उसको एज रॉन्ग वे में यूज नहीं किया जाएगा, बट उसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा फॉर श्रीलंका। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन स्टैक की बात करूं, इंडियन स्टैक में क्या आ जाता है, जो इंडिया का टैक्स स्टैक है, जैसे आधार कार्ड, ई साइन, आपका यूपीआई आ गया इसमें, फिर इसी में आज आपका आता है डिजी लॉकर। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं एक, और आधार कार्ड से तो क्या एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता है, राइट। जैसे इनके फिंगरप्रिंट्स, फेस आइडेंटिटी, राइट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आ रखे हैं, उससे आपके फेस के बारे में पता लग जाता है, थंबप्रिंट्स के बारे में पता लग जाता है। करेक्ट, देन आइरिस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक डाटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, इस कलेक्टेड डाटा को, कि कैसे हम और इसको बेटर कर सकें, इनसे लोगों को नीड्स पूरी की जा सके, समझ सकें कि इंडिया में, श्रीलंका में भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, एंड इसको एक सिक्योरली सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर किया जाएगा, और इंडिया के द्वारा इस फंड को यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फंड किया गया है। करेक्ट, चलिए, और फिर इससे क्या होगा, अलग अलग जो स्कीम्स होती है ना, वो प्रोवाइड करने की हेल्प की जाएगी, ताकि लोगों को, जैसे श्रीलंका के लोगों को मान लो कोई स्कीम स्टार्ट करनी है वहाँ पर अभी, तो उसमें यहाँ पर ये आपका डाटा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप देख सकते हैं, इंडिया ने हैंड ओवर किया 450 मिलियन रुपीज़ का एक चेक टू श्रीलंका टू फंड देयर श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। इनके द्वारा एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑफ CRCS ऑफिस, और ये कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। CRCS क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये ऑफिस रहेगा। महाराष्ट्र पुणे में इसको लॉन्च किया गया। इससे क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन था ना ऑफ सहकार से समृद्धि, इससे क्या होगा, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना इंडिया में, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उसको एनहेंस किया जाएगा, ताकि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है कोऑपरेटिव सेक्टर्स की, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट निकाल सके। पोर्टल है तो मतलब ये वेबसाइट हो गई, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, आप ऑनलाइन सारी अपनी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को भी एनहेंस करने की बात की गई। इसके अंडर 1550 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, पोर्टल या वेबसाइट, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट, इसको मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ई केयर। ये कभी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मेन एम क्या रहेगा कि जो डेड बॉडी होती है, राइट, कोई व्यक्ति का निधन हो गया, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, एंड उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उनको फैमिली तक वहाँ पे पहुँचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है मुंबई महाराष्ट्र में, राइट, एंड जो फैमिली है उनकी दिल्ली में है, तो यहाँ पर ईजिली मुंबई से दिल्ली उस बॉडी को ईजिली पहुँचाया जा सके विदाउट एनी हसल। जो भी सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, क्योंकि फ्लाइट से जब आप जाएंगे एंड किसी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो वहां पर काफी रजिस्ट्रेशंस हो गए, काफी सर्टिफिकेट्स आपको पहले लेने पड़ते हैं प्रायर टू दैट। उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, ताकि जो फैमिली है उन पे बर्डन ना आए, क्योंकि पहले ये एक टाइम है जहां पर उनकी फैमिली को काफी ज्यादा शॉक लगा है एंड इट इज अ सैड टाइम फॉर देम। तो उस टाइम पर ये हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस फैसिलिटी को, इस पोर्टल को, ई पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ई केयर। एंड ई केयर की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। ठीक है। फिर यहीं पे पूछा जा सकता है कि नोडल सेंटर फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री कौन सा बना, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति की कोई फॉरेनर है, वो दिल्ली में है या फिर कहीं पे यूपी में है, उन्होंने अपने इलाज कराया एंड दे वांट टू गो बैक टू USA, तो वो कहाँ से जाएंगे, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाएंगे। मान लो उन्हें मुंबई दिल्ली से कहीं और जाना है, फिर यूपी से मान लो किसी इंडियन स्टेट में जाना है, तो वाया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू वो जाएंगे, एंड ये आपकी नोडल सेंटर बन गया फॉर दिस प्रोसेस। यही यहाँ पर सारे आपको प्रोसेस से क्लियरेंस प्रोवाइड कराएंगे, एंड यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा कि जो इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में 24/7 वहाँ पर फैमिली की हेल्प करेगा टू गेट ऑल द क्लियरेंसेस, राइट। तो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए ये ई केयर पोर्टल अभी लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक। फिर यहीं पर अगर हम देखें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एम्बेम्बलिंग, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, कैंसल्ड पासपोर्ट कॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं अगर किसी इंटरनेशनल ट्रैवल को जाना है या फिर कोई बाहर से इंडियन इंटरनेशनल बाहर से फ्लाइट लेके इंडिया में आना चाहता है। करेक्ट। चलिए, तो आप देख सकते हैं ई पोर्टल जिसका नाम है ई केयर, ये लॉन्च किया गया, ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी फाउंडेशन स्टोन ले किए गए फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम जो ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे ना, ये हैं फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये 508 रेलवे स्टेशंस को यहाँ पर इनकी रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट करने की बात की गई अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर, ABSS स्कीम के अंदर 24,470 करोड़ रुपए यहाँ पे स्पेंड करने की बात की गई फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ दीज रेलवे स्टेशन। और इसमें ध्यान रखेंगे, अगर हम देखें तो 55 इन ईच यूपी, 55 रेलवे स्टेशन इन यूपी में, 55 राजस्थान में, 49 बिहार में, 44 महाराष्ट्र में, 39 वेस्ट बंगाल में, इन सब की यहाँ पे रीडेवलपमेंट की जाएगी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे बाइकुला रेलवे स्टेशन, इनको अभी यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राइट, फॉर हेरिटेज रेलवे स्टेशन, काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में जो आपकी लोकल ट्रेन्स है उनको रिप्लेस किया जाएगा वंदे भारत ट्रेन्स के साथ, राइट। और अगर ट्रेन्स की बात कर रहे हैं तो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से रन करेगी, ये जींद हरियाणा से रन करेगी, करेक्ट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पहला हाइड्रोजन पावर मेकिंग प्लांट हरियाणा का भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए, और अगर मैं पूछूं पहला ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो पहला इस्टेब्लिश किया गया था जोरहट असम में।
किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। करेक्ट। चलिए, तो याद रखेंगे 508 रेलवे स्टेशन को यहाँ पे रीडेवलप किया जाएगा एंड इसकी स्कीम के अंदर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर ABSS के अंदर एंड 24,470 करोड़ रुपए यहाँ पे रीडेवलपमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंड केरला टूरिज्म टू एम्पावर वीमेन इन की सेक्टर्स एंड टू ऑर्गेनाइज ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना केरला के द्वारा ही, केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉन्च किया गया केरला टूरिज्म। इसके अंदर क्या है, आपका टूरिज्म पे बात की जाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाएगी कि टूरिज्म को हम कैसे इंक्लूड कर सकें एंड यहाँ पर वीमेंस को इंक्लूड किया जाएगा ताकि वीमेन को इंक्लूड करके जो वीमेन सेफ्टी है, ताकि वीमेन भी टूरिज्म सेक्टर में पार्टिसिपेट करें, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करें एंड इससे वीमेन को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सके। इसी के अंदर तो याद रखेंगे केरला टूरिज्म प्रोग्राम ने टाई अप किया UN वीमेन के साथ। अब ये UN वीमेन क्या है? ये UN यूनाइटेड नेशन का एक आर्म है, करेक्ट, जो वीमेन के एम्पावरमेंट की तरफ काम करता है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे काम किया गया ताकि जो ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसके अंदर 85 वीमेन ट्रेनर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो कि वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगी। उसके बारे में टूरिज्म को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए वीमेंस को ताकि जो टूरिस्ट है उनको कैटर किया जा सके। करेक्ट। तो यहाँ पे 85 ट्रेनर्स को अपॉइंट किया जाएगा, वीमेन ट्रेनर्स को, एंड इसी के अंदर याद रखेंगे 1850 ऐसी वीमेंस है जिनको अभी तक ट्रेन किया जा चुका है अंडर दिस टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ केरला। करेक्ट। तो बेसिकली एम क्या रहेगा? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए केरला में। एंड ये जो वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट था केरला का, ये लॉन्च कब किया गया था? ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे UN वीमेन ने टाई अप किया केरला के साथ ताकि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की जा सके इन द स्टेट ऑफ केरला, और जिसमें वीमेंस पार्टिसिपेट करें, वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा। एंड इसके अंदर यहाँ पे बताया गया कि 10,000 ऐसे स्टार्टअप्स खुलेंगे जो कि वीमेंस को ट्रेन करने के बाद यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे टू सर्व द कम्युनिटी टू एनहेंस टूरिज्म। एंड इन 10,000 स्टार्टअप से बोला गया कि यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। एज ऑफ नाउ 1.5 लाख वीमेन है जो टूरिज्म एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो टूरिज्म के अंदर क्या हो गया, आपका होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, या फिर जैसे केरला में तो बीच भी आ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सर्विसेज, खाना, टॉयज, करेक्ट, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। करेक्ट। तो याद रखेंगे UN वीमेन ने ज्वाइन किया केरला टूरिज्म को टू एम्पावर वीमेन इन की सेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, IRISET। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। इन्होंने अभी IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है, एक MOU साइन किया ताकि इंडिया 5G टेक्नोलॉजीज के जो यूज केसेस हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया जा सके एंड उनको एज अ इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे, ताकि हम उसको ट्राई कर सकें ऑन अ पायलट बेसिस। सिकंदराबाद सिटी में ये लॉन्च किया गया। आई रिपीट फिर से, IRISET इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। और ये जो MOU साइन किया गया, इसके अंदर, इस MOU के अंदर क्या होगा कि जो 5G टेस्ट केसेस होंगे, जो 5G के यूज केसेस होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे हम उनको अलग अलग यूज कर सकते हैं इस 5G टेक्नोलॉजी को, ताकि अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके टू द कस्टमर्स जो कि रेलवे स्टेशन पर वहां पर होंगे। तो उसी के लिए याद रखेंगे ये IRISET इन्होंने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया। फिर ये जो 5G टेस्ट सॉल्यूशंस बात कर रहे हैं ना, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किए जाएंगे, जैसे IIT कानपुर के द्वारा सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो समीर आ जाती है अंडर MEITY, फिर IIT बॉम्बे फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास, करेक्ट, इन सब के द्वारा मिलकर, DOT के द्वारा मिलकर यहाँ पे 5G यूज केस या फिर 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट को फंड किया गया है। चलिए, तो सिंपल टर्म्स में 5G केसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको पायलट बेसिस पे यूज करने के लिए कि क्या इनका रिस्पांस रहता है, सिकंदराबाद में ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अगर पूछा जाए कि पहली कंपनी कौन सी थी जिन्होंने 5G टेस्ट केसेस यूज, 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी इंडिया में, तो वो एयरटेल आ जाती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट। अभी हम सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और इस एरा के स्टार्ट होने से काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगी अलग अलग सेक्टर में, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी अपने ले ऑफ स्टार्ट कर रखे हैं एंड मैनी स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनकी फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्रंच है, उनमें फंडिंग क्रंच देखने को मिलता है एंड उनकी वैल्यूएशन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है एंड वन ऑफ द मेजर है बायजूस। ठीक, फिर अगर हम बात करें इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की,
तो सिर्फ हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से तो रिलेट नहीं कर सकते अगर हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। तो याद रखेंगे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं ना अभी जून महीने की एंड जुलाई महीने की, तो जून महीने में जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट थी 2023 में वो थी 8.45%, करेक्ट। और अभी जुलाई की बात करें तो ये आ गई है 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो मतलब हमें रिडक्शन देखने को मिला है ऑफ 0.5%। एंड इसकी ये कहाँ से रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि अभी जो मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ ना, इससे क्या हुआ है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड है ना वो बढ़ गई है। और अगर एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड बढ़ गई तो ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, तो उससे क्या हुआ है ये रिडक्शन हमें देखने को मिली है, करेक्ट। ये तो हो गया ओवरऑल। अगर मैं जब बात करूं रूरल इकोनॉमी की, तो यहां पर हम देखेंगे इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है इन द रूरल सेक्टर। तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है रेट वो 7.89% था जुलाई में, करेक्ट। और जून की बात करें तो 8.73% है। तो हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है रूरल सेक्टर में। लेकिन अगर मैं अर्बन सेक्टर की बात करता हूँ, अर्बन एरियाज की बात करता हूँ, वहां पे हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। जो बात करूं मैं 8.06% है अभी जुलाई में, और जून में कितनी थी 7.87। तो हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द अर्बन एरियाज, करेक्ट। और हम जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि नई नई मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अभी आर्टिफिशियल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। हम सोलर एनर्जी पे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, वो डेवलप होंगी। फिर सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात कर रही है, सेमिकॉन हुआ था अभी सेकेंड एडिशन गुजरात में। तो इन सबसे क्या कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहां सेटअप किया जाएगा? इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, करेक्ट। ये दो सेटअप किए जाएंगे, याद रखेंगे। एक रहेगा जयपुर राजस्थान में, एक लखनऊ यूपी में। एंड आफ्टर काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों ने डिस्कस किया कि हम ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को सेटअप करेंगे। फिर इसी में याद रखेंगे जो ये आपकी जयपुर राजस्थान में थिएटर कमांड सेटअप की जाएगी ना, ये आपके अंडर आएगी किसके? आर्मी के साउथ वेस्टर्न कमांड के अंडर। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा कि जो पाकिस्तान से थ्रेट्स मिलते हैं हम उसको टैकल कर सकें, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखना मरीन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये कहाँ सेटअप करने की बात की जाएगी? इन दो के अलावा है ये सेटअप करने की बात की जाएगी कर्नाटका में, राइट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड जल्दी ही ये आपकी इस्टेब्लिश कर ली जाए, करेक्ट। तो इंडिया को अपना पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सेटअप करने की बात की गई बाय अगस्त। कहां पर होंगे? जयपुर राजस्थान में, एंड दूसरा होगा लखनऊ यूपी में। तो दो आईटीज यहां सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्विस इंपैक्ट इन्वेस्टर, इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया इलेक्ट्रॉनिका फ्रांस के साथ, राइट। तो स्विस इंपैक्ट इन्वेस्टर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्ट एजी, इन्होंने $15 मिलियन यहाँ पे फंड कराने की बात की गई, प्रोवाइड कराने की बात की गई टू इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, जो कि एक NBFC है, करेक्ट। एंड ये किस लिए? ताकि इंडिया की जो ग्रीन फाइनेंसिंग है, ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको फंड करने के लिए, एंड जो हमारे सस्टेनेबिलिटी गोल है उसको अचीव करने के लिए ये $15 मिलियन का फंड प्रोवाइड कराया गया। मेन यहाँ पर आ जाता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। फिर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, हाइब्रिड मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनसे हम देखेंगे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सोलर एनर्जी की बात करूँ तो कौन सी स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है? राजस्थान। विंड एनर्जी में कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्म कर रही है? वो है गुजरात, करेक्ट। एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करें तो पहली ट्रेन जो अभी हमने देखा था कहाँ से रन करी थी जो कि हाइड्रोजन पावर्ड थी, वो थी जींद हरियाणा से। एंड यहीं पर इनके साथ ही एक पहला हाइड्रोजन मेकिंग प्रोजेक्ट हरियाणा का कहाँ सेटअप किया रहा है? जींद हरियाणा में ही, इस रेलवे स्टेशन के पास ही होगा। फिर अगर मैं बात करूँ पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था? जोरहट असम में ऑयल के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आपको पता होना चाहिए, राइट। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, इनका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इनको या इनके द्वारा यहाँ पर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एजी के द्वारा मिलकर यहाँ पर कितना फंड प्रोवाइड किया गया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजी इन्वेस्टमेंट ने $15 मिलियन का फंड साइन किया इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस के साथ मिलकर, ताकि इंडिया में जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसको प्रमोट किया जा सके, राइट। अभी रिसेंटली $7.5 मिलियन हमें मिल चुके हैं फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सून इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है बाय लेटर इन 2023 वो भी मिल जाएगा। एंड ये जो रेज किया गया फंड एट 11.4% इसको रेज किया गया। एंड ये जो फंड्स हैं ये सपोर्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं? जो डेवलपमेंट होगी ये सिडबी के द्वारा यहाँ पे प्रमोट किए जा रहे हैं, सपोर्ट किए जा रहे हैं।
नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी एंड बिजनेस। अभी आईआईएससी बैंगलोर एंड जीएसएल ने साइन किया एक एमओयू टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस। आई रिपीट, आईआईएससी बैंगलोर एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने एक एमओयू साइन किया। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया ना, ये रीजन क्या रहेगा इसका, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम जानते हैं कि अभी ये लॉन्च हो चुके हैं, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हो गया है। अब हर सेक्टर में आपको एआई देखने को मिलेगा, सब कुछ ऑटोमेशन के अंडर आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारी शिप बिल्डिंग होती है, हम उसमें भी एआई का यूज़ कर सकें, एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, राइट, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकें। इससे क्या होगा, हमारी शिप बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी एंड जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, करेक्ट। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, डिफेंस सेक्टर को और इंप्रूव करने के लिए आईआईएससी बैंगलोर एंड जीएसएल ने यहाँ पे एमओयू साइन किया, ताकि जो हमारा डिफेंस है और शिप बिल्डिंग है, हम उसमें एआई को इनकॉर्पोरेट कर सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए संजय कुमार अग्रवाल एज द सीबीआईसी चेयरमैन। करेक्ट, सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसको कैटर करती है, राइट। तो सीबीआईसी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। अगर मैं संजय कुमार अग्रवाल की बात करूं तो ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे विवेक जौहरी को, जो पहले चेयरमैन थे, और अब कौन बन गए हैं, संजय कुमार अग्रवाल। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये आईआरएस रह चुके हैं, आईआरएस ऑफिसर ऑफ द 1988 बैच, करेक्ट। फिर इनके बाद याद रखेंगे ये क्या थे, पहले सीबीआईसी के एक मेंबर थे। तो अब ये प्रमोट कर दिए गए चेयरमैन की पोस्ट पर, तो वो जो मेंबर की जगह वो खाली हो गई। वो जगह किसके द्वारा भरी जाएगी, सुरजीत भुजाल जी के द्वारा, राइट, सुजीत भुजाबल जी के द्वारा ये स्पेस भरी जाएगी, जिसको अगर हम बोलें तो कौन अपॉइंट किया गया एज द मेंबर ऑफ सीबीआईसी बोर्ड, जो कि सक्सीड करेंगे संजय कुमार अग्रवाल को, वो है सुरजीत भुजाबल। ठीक है, ये भी आईआरएस ऑफिसर हैं ऑफ 1989 बैच के, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है साइंटिस्ट एंड डिफेंस एक्सपर्ट विजय कुमार सरास्वत जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। आई रिपीट, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अभी नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से डील करना एंड उससे रिलेटेड अलग अलग हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर आपको याद हो तो लास्ट जो नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए, कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं और इनमें अगर हम एक सेम स्पिन प्रोवाइड करा देते हैं एंड फिर हम इसको यूनिवर्स के किसी भी कोने में दो पार्टिकल्स को अलग रख देते हैं, कि एक पार्टिकल अर्थ पे है और एक से दूसरा पार्टिकल आपका किसी ब्लैक होल में है कहीं पर, तो जब हम, या फिर ब्लैक होल में भी नहीं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में से प्रॉक्सिमा सेंचुरी में हमारा ये दूसरा पार्टिकल है, तो अगर हम इस ए पार्टिकल की स्पिन को रिवर्स कर देते हैं कि अब ये ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है और हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो इंस्टेंटली जो आपका ये जो बी पार्टिकल है ना, इसकी भी स्पिन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगी। ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड है फास्टर देन लाइट ऑल्सो, क्योंकि हमें सन से अर्थ पर आने में भी 8 मिनट के करीब लगता है लाइट को, लेकिन ये पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा हो गया, ये अपना चेंज कर देगा, क्योंकि एक में अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इफ दिस पार्टिकल्स आर क्वांटमली एंटेंगल्ड। इसको ऐसे समझिए, एक पार्टिकल अर्थ पे है, एक सन पे, तो सन में जैसे ही चेंज आएगा पार्टिकल पे, अर्थ पे वैसे ही चेंज आएगा, या फिर अर्थ में हमने चेंज किया तो जो सन पे पार्टिकल है वो भी विद इन माइक्रो सेकंड्स वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये था क्वांटम एंटेंगलमेंट, करेक्ट। तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, इसके क्वांटम कंप्यूटर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, जिसकी जो स्पीड होगी कंप्यूटेशन की वो बहुत हाई रहती है। तो कमिंग बैक, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत जी। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। 1949 में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं एंड फॉर्मरली ये सेक्रेटरी थे ऑफ द डीआरडीओ एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, राइट। फिर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क किया है, जैसे पृथ्वी मिसाइल्स पर, धनुष पर, प्रहार पर इन्होंने काम कर चुके हैं। नीति आयोग के भी ये को चेयर रह चुके हैं, और नीति आयोग के भी ये मेंबर रह चुके हैं, एज वेल एज को चेयर फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी के भी ये मेंबर रह चुके हैं। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1998 में एंड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2013 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो इसरो ने अभी IMS-1 सैटेलाइट बर्स्ट टेक्नोलॉजी को अभी ट्रांसफर कर दिया, इस टेक्नोलॉजी को टू ADTL। ADTL क्या है? अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी डिलीवर करेगी। और इसको मैं सिंपलीफाई कर दूँ, इसरो के आर्म NSIL जो कि है कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है। रीजन क्या था इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का? ताकि इंडिया में जैसे हम ये प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमने इस टेक्नोलॉजी को दिया तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो काफ़ी सारी आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, पहले फंडिंग लेनी पड़ती है, आपको पॉलिटिशियन से डील करना पड़ता है, करेक्ट, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो सारा एक इंडिविजुअल स्पेस हो जाता है, वहाँ पर आप विद टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को नई नई सैटेलाइट्स हो गई या फिर नई नई सर्विसेज हो गई, नए नए सॉफ्टवेयर्स हो गए, नए नए प्रोडक्ट्स हो गए, उसको हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। और इसीलिए ताकि इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है उसमें ग्रोथ लाने के लिए कि नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके, इसलिए ये बस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। और किसके द्वारा? इसरो के आर्म NSIL के द्वारा। ये जो सैटेलाइट है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी, ये क्या है? इंडियन मिनी सैटेलाइट 1, राइट, IMS इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी। ये क्या है? एक अर्थ इमेजिंग के काम आएगी, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज के काम आएगी, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के काम आएगी, स्पेस साइंस मिशंस के यहाँ पर ये काम आएगी। इसका जो वेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 kg है, पेलोड कैपेसिटी 30 kg रहेगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नासा की एंड एक्सियोम स्पेस। इनके द्वारा भी एक टाई अप किया गया फॉर ऑर्डर AX4, मिशन ऑर्डर AX4, एक्सियोम मिशन AX4, राइट, या फिर एक्सियोम मिशन 4। ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। इसको नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया जाएगा, राइट। एंड इसी के लिए किसने उन्हें टाई अप किया? नासा ने एंड एक्सियोम स्पेस ने यहाँ पे टाई अप किया। फिर याद रहेंगे ये मिशन हेल्प करेगा इन लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जो कि एक्सियोम स्पेस स्टेशन रहेगा। मार्क करके चलेंगे, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन कौन बना रहा है? एक्सियोम स्पेस। नेक्स्ट, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। किस कंट्री ने टॉप किया यहां पर? तो याद रखेंगे इंडिया ने टॉप किया है इन द मेडल टैली। 4 मेडल्स आए हैं इंडिया के पास, 3 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज रहेगा। और इसी में याद रखेंगे इंडिया ने पहली बार यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन, जो कि 1931 में हुआ था इस इवेंट का। ये जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है ये हुई कहाँ पर? अभी बर्लिन जर्मनी में, करेक्ट। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में हुई थी। इंडिया ने यहाँ पर टॉप कर लिया इन द मेडल टैली फॉर द फर्स्ट टाइम, एज वेल एज इंडिया ने पहली बार यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो याद रखेंगे आदिति गोपीचंद स्वामी, इन्होंने वीमेन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता, एंड ओजस प्रवीण, इन्होंने मेंस इंडिविजुअल इवेंट में यहाँ पर गोल्ड जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन अभी हुआ और यहाँ पर इंडिया के HS प्रणय ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। मार्क करके चलेंगे, ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 1 से 6 अगस्त के बीच में हुई थी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, एंड यहाँ पर इंडिया के HS प्रणय ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे अगर आपको याद हो, जापान में ये है हिरोशिमा, एंड यहाँ पर वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ था, राइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक हुआ था। और हिरोशिमा जापान में किसके द्वारा कराया गया था? USA के द्वारा कराया गया था। जो बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया था, उसका नेम क्या था? वो था लिटिल बॉय, करेक्ट। सुबह 8:15 पर यह बॉम्ब डाला गया था, गिराया गया था ऑन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945। और वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात करूं तो 1939 से 1945 तक ये वॉर चली थी। एंड जब ये हिरोशिमा एंड नागासाकी पे ये बॉम्ब गिराए गए थे उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी, करेक्ट। तो 6 अगस्त को इन 1945 ये बॉम्ब गिराया गया था ऑन हिरोशिमा, एंड यहाँ पर बोला गया कि ऑलमोस्ट 1,40,000 लोगों की इंस्टेंटेनियसली डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस बॉम्ब। एंड यहाँ पर जो हिरोशिमा है उसमें 39% का रिडक्शन देखने को मिला था ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन आफ्टर दिस बॉम्ब, राइट। तो हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 अगस्त को हर साल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब का एक रिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 9th एडिशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। इंडिया में हर साल हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं। रीजन बीइंग कि इंडिया में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए, जो आर्टिस्ट हैं इंडिया में उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं। हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। 2015 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, तो इस बार 9th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है नेशनल हैंडलूम डे का, करेक्ट।
चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। इंडिया हैंड्स ओवर 450 मिलियन टू श्रीलंका टू फंड SLUDI प्रोजेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल ऑफ CRCS ऑफिस इन पुणे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया ई-केयर पोर्टल टू अवॉइड डिलेज इन ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन रिमेन्स। ये याद रखेंगे, पीएम मोदी ने वर्चुअली लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अंडर ABSS। केरला एंड UN वीमेन ने ऑर्गेनाइज कराएगा ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर एज अ पार्ट ऑफ वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म, ताकि केरला में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके एंड टूरिज्म सेक्टर में वीमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सके। IRI, SET एंड IIT मद्रास इन्होंने साइन किया एक MOU टू इस्टेब्लिश 5G टेस्ट बेड एट सिकंदराबाद। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला टू 7.9% जुलाई में, करेक्ट, और 8.45% था आपका इन द मंथ ऑफ जून, करेक्ट। वहीं पर अगर देखें रूरल एरियाज में डिक्लाइन देखने को मिला, वेयर एज अर्बन एरियाज में हमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला इन अनएम्प्लॉयमेंट। देन इंडिया टू गेट देयर फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन बाय अगस्त 2023 जयपुर में एंड लखनऊ यूपी में होंगी ये पहली और दूसरी। देन स्विस इंपैक्ट इन्वेस्टर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस के साथ ग्रीन एनर्जी में फाइनेंसिंग करने के लिए। देन IISc बैंगलोर एंड GSL ने एक MOU साइन किया ताकि AI टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके फॉर शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया संजय कुमार अग्रवाल को एज द CBIC चेयरमैन एंड सुरजीत बुजाबल एज द CBIC मेंबर। साइंटिस्ट एंड डिफेंस एक्सपर्ट विजय कुमार सरस्वत को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ क्वांटम या फिर QETCI। देन इसरो ने ट्रांसफर किया IMS इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी को टू EDTL, इनके आर्म NSIL के द्वारा डिलीवर किया गया। देन नासा एंड एक्सॉम स्पेस ये साइन कर रहे हैं एक मिशन ऑर्डर फॉर AX4 फॉर द फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जो कि एक्सियोम स्पेस स्टेशन होगा। देन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंडिया ने ही टॉप किया इन द मेडल टैली विद 4 मेडल्स। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन हुआ, HS प्रणॉय ने यहाँ सिल्वर मेडल जीता। देन हिरोशिमा डे 6 अगस्त को एंड 9th एडिशन ऑफ द नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। उन्मेष एंड उत्कर्ष, दीज आर द 2 फेस्टिवल्स दैट वर इनॉग्रेटेड बाय होम। तो उन्मेष और उत्कर्ष, सबसे पहले तो उन्मेष की बात करते हैं। ये उन्मेष है क्या? उन्मेष आपका एक लिटरेरी फेस्टिवल है, राइट, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ये, ठीक है, उन्मेष की बात कर रहे हैं, राइट। उन्मेष आपका 3 दिन लंबा 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है एंड इट इज़ इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव एंड एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है इन द नंबर ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे 575 ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया इन 102 लैंग्वेजेस एंड 75 इवेंट्स हुए थे इस उन्मेष अंडर के अंदर, करेक्ट। एंड याद रखेंगे उन्मेष का ये 2nd एडिशन है ऑफ दिस फेस्टिवल। तो उन्मेष को इनॉग्रेट किया गया अभी रिसेंटली, और उन्मेष के बाद आ जाता है आपका उत्कर्ष, इसको भी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एंड ये उत्कर्ष क्या है आपका? उत्कर्ष है आपका एक फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स, करेक्ट। इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए उत्कर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये 2 अभी फेस्टिवल्स को इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन टॉप्ड द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2023? आई रिपीट, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट को टॉप करने वाली कंपनी कौन बन गई है? वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट लगातार 10 साल से याद रखेंगे फॉर 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है इन दिस। फिर अरामको, सऊदी अरामको एंड स्टेट ग्रिड आर ऑन 2nd and 3rd पोजिशन रिस्पेक्टिवली, राइट। और यहाँ पर फर्स्ट पर कौन सा आ जाता है? वॉलमार्ट फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। याद रखेंगे 34th एडिशन था आपका ग्लोबल 500 लिस्ट का सिंस 1989, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ वॉलमार्ट की, इनका रिवेन्यू कितना रहा इस 1 साल का? $1.3 बिलियन का यहाँ पे रिवेन्यू रहा। सऊदी अरामको का अगर मैं बात करूँ रिवेन्यू कितना था? $603 बिलियन का यहाँ पे रिवेन्यू रहा, करेक्ट। चलिए स्टेट ग्रिड क्या है? ये चाइना बीजिंग बेस्ड एक पावर कंपनी है जिसका रिवेन्यू था $530 बिलियन का। अगर वहीं पे मैं मुकेश अंबानी की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लेड बाय बिलियनियर मुकेश अंबानी, इन्होंने फीचर किया इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट एंड मेंटेन इट्स हाईएस्ट रैंकिंग अमंग 7 इंडियन
कंपनीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान वाज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। तो ये गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम, इसको हम बोलेंगे GOLD, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। ये एक प्लान था जो कि लॉन्च किया गया किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये आपका गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान को लॉन्च किया गया। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, करेक्ट। एंड ये पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है विद अ लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, करेक्ट। यहाँ पर क्या आपका 6 साल या 8 साल या 10 साल तक आप अपना प्रीमियम पे करेंगे एंड 30 साल या 40 साल तक का आपका एग्जिट रहेगा, वहाँ पर आप इसका रिटर्न अपना एक्सपेक्ट शुरू कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आपका ये पूरा होगा 30 या 40 साल, मिनिमम 30 साल होते हैं यहाँ पे, आपको 30 साल से पहले आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी एंड मैक्सिमम होता है 90 ईयर्स, करेक्ट। और जो आप रेगुलर इनकम है ये आप मंथली बेसिस पे ले लो, ईयरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो या क्वार्टरली ले लो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला क्वेश्चन, नेशनल मॉथ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस महीने में? नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट होम मिनिस्ट्री डाटा किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया मोस्ट नंबर ऑफ मिसिंग गर्ल्स बिटवीन 2019 से 2021? तीसरा, व्हाट नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 इन इंडिया? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन आज के। मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए इन कमेंट बॉक्स। बच्चे कमेंट कम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, करेक्ट। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट प्रेजेंट कर सकूँ डेली बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.